हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, कंप्लीट सेशन आपको मिलने वाला है आज, यानी आज लेकर के आए हैं गत वर्ष में पूछा गया प्रश्न पत्र, है ना। तो पूरा सॉल्व करने वाले हैं और ये देखेंगे कैसा पेपर आता है 2023 में, आपको कैसा पेपर मिलेगा देखने को। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। पुनीत कुमार, शिवांगी, बाटू पटेल, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज लेकर के आए आपके लिए उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का गत वर्ष का पेपर, प्रीवियस ईयर कैसे पेपर पूछे गए। तो अब सरकारी सीट होगी पक्की आपकी। देखिए, अप्रैल में आपकी परीक्षा है, तो अप्रैल में परीक्षा है तो उसको देखते हुए तैयारी आपको अच्छे से करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तैयारी जब आपकी अच्छी होगी, बेहतर होगी, तभी आप सरकारी सीट ले पाओगे। रैंक और आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी हैं, धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाएंगे। जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा, आप लोग भी सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि समय से आपको क्लास और नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं, एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सभी लोग रेडी हैं, जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की फुल तैयारी, पूरा पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। सभी लोग रेडी हैं। शिवांगी, यस आ चुका है भाई, और सभी लोग यस करिए फटाफट से। रेडी है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। पेपर देखेंगे, पेपर कैसा आता है, आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहले जीके से शुरुआत करेंगे। देखो, यूपी बीएड का जो पेपर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यूपी बीएड की अगर बात करें तो बीएड का जो पेपर होता है वो इस प्रकार से होता है, दो पालियों में, पहली पाली और दूसरी पाली में। पहली पाली में क्या होता है कि 100 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न आपके जीके के 50 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्न आपके हिंदी के होते हैं। अगर हिंदी नहीं करना चाहते हो तो आप हिंदी की जगह आप इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन आपको दूसरे पेपर में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है, मतलब जिस भी स्ट्रीम से हो आप, जिस स्ट्रीम से हो वो स्ट्रीम, मतलब वर्ग की बात हो रही है। आप साइंस वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, आर्ट वर्ग से हो, एग्रीकल्चर वर्ग से हो, जिस वर्ग से हो उस वर्ग का पेपर आपको मिलता है। उसके 50 क्वेश्चन मिलते हैं और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपको ये करना होता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आपको 200 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। चलो अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जीके के प्रश्न कैसे आते हैं, और उससे पहले बता दें भाई कि टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए अगर टेलीग्राम आप लोग यूज करते हैं तो टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल के नेम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो यहाँ से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगा और जो भी क्लास होगी, यानी क्लास के जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, और जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर ही मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टारगेट गुप्त पोस्ट के नाम से आईडी बनी हुई है। साथ ही साथ फेसबुक अगर आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, तो आप फेसबुक पेज भी फॉलो करके कुछ जो भी जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ कि कौन सी वैकेंसी आ रही है आपके लिए, जो भी मतलब अपडेट होती है वो मैं इनमें पोस्ट करता रहता हूं और यहाँ पर भी पोस्ट करता रहता हूं। चलिए अब सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जीके का। देखिए, जीके से शुरुआत करेंगे क्योंकि जीके आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। मातृ देवी की जो पूजा है ये किस सभ्यता से संबंधित थी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर बताएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको दिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता के कई स्थलों से जो है मृण मूर्ति का प्रमाण मिलता है। इसलिए मृण मूर्तियां मुख्य रूप से मिट्टियों से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल हड़प्पा से एक मातृ देवी का चित्र मिला है,
जिसमें मातृ देवी के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। इसीलिए यहाँ पर मातृ देवी की पूजा का स्थल बना दिया गया। इसलिए पूछा गया है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, एक सेकंड पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, जो जैन मंदिर है ये जैनियों के द्वारा क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर है, तीसरा नंबर। पूछ रहा है गीत गोविंद किसकी कृति है। गीत गोविंद किसकी कृति है, गीत गोविंद किसकी कृति है, बताइए। तीसरा नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार है जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पुनीत कुमार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चौथा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है, शिवाजी के बारे में यहां पर जानेंगे। इसमें पूछ रहा है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था। तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में। शिवाजी का जो जन्म हुआ वो 20 अप्रैल 1627 में हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा, अब देखो भाई, शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राज्याभिषेक कब हुआ, 1674 ईस्वी में। 1674 करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1674 करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां पर कौन सा है, 5वां नंबर। यहां पर आपसे ये पूछा गया है, बताइए अकाल तख्त का निर्माणकर्ता निम्न में से कौन सिख गुरु थे। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे। दोस्तों, सिखों के जो छठे गुरु थे हरगोविंद, सिखों के जो छठे गुरु थे हरगोविंद, ठीक है ना, इन्हें अकाल तख्त का निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु हरगोविंद। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, छठा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। सभी जानते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा कहां पहुंचा था, कालीकट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वें नंबर पे पूछा गया है, बताइए भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी। बंबई में, सूरत में, मद्रास में या फिर सूतानाटी में। तो राइट आंसर क्या करोगे 7वें नंबर पे। देखो भाई, ध्यान रखना कि सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी का प्रथम स्थायी कारखाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी करोगे, सूरत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वां नंबर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। बिल्कुल टाइम दे दिया, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही।
तो जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है 8वें नंबर में लखनऊ, लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र, जिसका नाम था कादिर, इसको नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही, तो ये रही आपकी लखनऊ से संबंधित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9वां नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण था, चौरी चौरा, या बारदौली, या साबरमती? तो दोस्तों 9वें नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित ये जो प्रथम सत्याग्रह है जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? तो दोस्तों 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक क्या कर दिया, अनुबंध के आधार पर विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 में भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब उन्होंने ये विनिश्चित करा लिया था कि नील की खेती 3/20 भाग में भूभाग जो है उसमें नील की खेती करना अनिवार्य ही है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किसके आग्रह पर? तो यह भी ध्यान रखना कि राजकुमार के आग्रह पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया था। तो 1917 ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहां पर चंपारण सही होगा, जिसमें शुरुआत 1917 पर करी थी गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? समाचार पत्र केसरी का किसने किया था? टाइम तो दे रहा हूं, दे तो रहा हूं भाई टाइम। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? अरे बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से किया करो, बता तो दिया मैंने। 11वें नंबर पे आ जाइए, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? महात्मा गांधी को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 11वें नंबर पे दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, बताइए। तो 11वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से, कहां से शुरुआत की? तो साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, जो कि अहमदाबाद में। तो वहां से ये कितने साथियों के साथ में, 78 साथियों के साथ में सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किए। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया कि एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 12वां नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12वें नंबर पे राइट आंसर बताएंगे। तो यहां पर भाई शुक्र करना पड़ेगा। शुक्र क्या है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है
और इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। और घनत्व आकार की बात करें तो ये पृथ्वी के समान है। और शुक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करोगे, शुक्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उम्मीद है इसका आंसर भी आप सभी लोग जानते होंगे। पूछ रहा है कि टुंड्रा है, ये एक पर्णपाती वन है, शीत मरुस्थल है, या उष्णकटिबंधीय वन है, या गर्म मरुस्थल है। निम्न में से सही आंसर आपका क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत जल्दी आंसर आ गया फटाक से। देखिए टुंड्रा की बात हो रही है, तो टुंड्रा एक जो है कैसा है, ये सदा बर्फ से ढका रहता है। तो इसको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या राइट होगा 13वें में, जल्दी से करो भाई सभी लोग फटाफट से। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई गर्मी के मौसम की अगर बात करें तो यहां पर मौसम क्या है, कैसा रहता है, लाइकेन उगते हैं यहां पे गर्मी के मौसम में। यहां पे सभी लोग आंसर किया करिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन आंसर सब लोग नहीं करते, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, शीत मरुस्थल है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, 14 नंबर प्रश्न है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी राइट हो जाएगा 14वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 15 नंबर है। 15 नंबर में आपसे ये कह रहा है बताइए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 15 नंबर क्वेश्चन में भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों 15 नंबर पे राइट आंसर बताएंगे तो यहां पे लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लद्दाख का पठार जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण और कानुलून पर्वत श्रृंखला के जो है ना उत्तर में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 10,000 फीट से अधिक है इसकी ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा, लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दें जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। 16 नंबर पर राइट आंसर देखिए पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है भाई, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। बहुत बढ़िया, शाबाश, गोदावरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर पे। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 17 नंबर प्रश्न है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों 17 नंबर में पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर लंबा है ये
कोंकण तट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। अब ये बताओ, कोई प्रोग्राम है मान लीजिए, है ना, तो वो व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे। उसे प्रोग्राम कोड कहेंगे, ह्यूमन कोड कहेंगे, या फिर सोर्स कोड कहेंगे, या फिर सिस्टम कोड कहेंगे। 18 नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहेंगे। भाई ह्यूमन कोड होगा तभी तो पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। अब क्यूआर कोड ह्यूमन पढ़ नहीं पाएगा ना, क्यूआर कोड पता चला कैसा होता है, वो तो जो डिवाइस है वही पता लगा पाएगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 19 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। 19 नंबर पे सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। 19 नंबर पे सही आंसर क्या करोगे भाई। देखो यहां पर सहकारी कृषि दिया है, आवश्यक आदतों की उपलब्धता और भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो राइट आंसर यहां पर क्या करोगे, मतलब इसका कहना यह है कि निम्न में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 19 नंबर पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, सहकारी कृषि, ये सही आंसर होगा। डी वाला सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर 20वां नंबर है, राइट आंसर बताइए। 20वें में राइट आंसर क्या है। 20वें में आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। पश्चिमी तट से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए पश्चिमी तट से संबंधित कौन कौन सा है आपका। न्यावा शिवा हो गया, कोची हो गया, मारमा गोवा हो गया, है। ये बंदरगाह जो यहाँ पर दिए ये पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। लेकिन तूती कोरिन जो यहाँ पर दिया गया है ये पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, पूर्वी तट पर अवस्थित है। तूती कोरिन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है और ये भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 21 नंबर। इसमें से ये पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, तो दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है तो ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर का पता लगाना है कि संवहनी वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून में होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो 21 नंबर पे सही आंसर क्या होगा भाई। दिल्ली में सर्दी के मौसम में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22 नंबर है। 22 नंबर में आपसे यहाँ पर ये कह रहा है बताइए कि सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है भाई। सामूहिक उपभोग करेंगे तो सामूहिक क्या होगी, खपत होगी। क्यों भाई। 22 नंबर में सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से है जो किसी समूह द्वारा की जाती है। व्यक्ति परिवार में एक समूह के रूप में निवास करता है, रहता है, और परिवार के सभी सदस्य की जो है ना उससे निर्भर रहते हैं। और सामूहिक उपभोग से तात्पर्य है कि घरेलू खपत, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 23वां नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा बताइए राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। चलो 23वें का आंसर दो नाम लेते हैं। 23वें नंबर पे राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। 23वें नंबर पे राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है बताएंगे।
देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर आ गया है NNP साधन लागत। चलो भाई देखते हैं किसका आंसर सही होता है। NNP यानी इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुछ साधारण लागत पर। ठीक है, सही है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। 24 का ए आंसर आया हुआ है, बिक्री कर। और भी लोग आंसर करिए भाई कि 24 में सही आंसर क्या होगा। बिक्री कर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। पुनीत कुमार का आंसर आया, पुनीत कुमार का बिक्री कर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, भारत वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इसको लीव करेंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे 26 नंबर में। यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। अब वैकल्पिक मुद्रा का मतलब समझ रहे हो, करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। वैकल्पिक मुद्रा क्या है, वैकल्पिक मुद्रा क्या है बताइए। तो करेंसी नोट वैकल्पिक मुद्रा नहीं है, चेक यहां पर वैकल्पिक मुद्रा होगी, बॉन्ड भी नहीं होगा, सिक्के भी नहीं होगा, चेक यहां पर ऑप्शन नंबर सी 26 पे करेंगे। 26 पे ऑप्शन नंबर सी करेंगे चेक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। दोस्तों 27 नंबर पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो यहां पर डिटेल में थोड़ा जान लीजिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना लक्षित विकास दर से कम थी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.7% था। वहीं वास्तविक विकास दर की बात की जाए तो 3.3% रहा। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। बन के तैयार हुआ ये पूछा गया, लागू हुआ नहीं पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। सभी लोग आंसर करेंगे। तो संविधान देखिए बनकर कब तैयार हो गया था, जल्दी से बताओ आंसर। 28 नंबर में बाटू पटेल का आंसर आया, और भी लोग आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। देखिए 29 अगस्त 1947। अब ये दिया तो है नहीं यहां पे, फिर क्या करोगे आप। 29 नवंबर 1949, क्योंकि देखो मतलब 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। ये पहले समझ लो, जिसमें कौन कौन थे। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और बात करें लागू होने की तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 29 नंबर है। 29 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। 29 नंबर पे राइट आंसर बताएंगे।
सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 29 में संसद और राज्यों की विधायिकाएं। देखते हैं भाई किसका किसका आंसर राइट हो रहा है। तो भारत की जनता करेंगे। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता। जिनका आंसर आया भारत की जनता, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा शब्द जो है ये किससे संबंधित है बताओ। 30 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, पुनीत ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। अब इसके बारे में डिटेल ये हो जाती है कि शिक्षा संबंधित विषय संविधान की अनुसूची 7 के समवर्ती सूची में वर्णित है, ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 31 नंबर क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो यहां पे 31 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो दिया गया है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 33 संसद सदस्यों को सशस्त्र बल के जवानों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है, ठीक है, प्रतिबंधित या रद्द मतलब रद्द कर देना। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? 32 नंबर पे सही आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान संपत्ति को मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखता है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखता है, ठीक है। 1947 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसके समाधान के संदर्भ में प्रयास किया गया कि अनुच्छेद 300A द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि कोई व्यक्ति विधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधिक से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 32 नंबर में? 32 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन यहां पर 33 नंबर है। 33 नंबर में आपसे यह कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। 33 नंबर पे सही आंसर क्या होगा? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 34 नंबर। इसमें से पूछा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार मतलब जो जीतेगा उम्मीदवार, उसके लिए प्राप्त करना आवश्यक है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सबसे पहले आंसर यहां पर कौन दे रहा है अब इस प्रश्न के लिए? काजल गुप्ता का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है, ठीक है। 34 नंबर में कि भारत के राष्ट्रपति पद
कि उम्मीदवार को विजयी हासिल कर, मतलब उसको विजयी हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट, कुल वोटों का बहुमत पाया जाना आवश्यक है। ये 50% है यहाँ पे, ठीक है, 50% से अधिक कुल मतों का बहुमत पाया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 35 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य बताइए, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। 35 नंबर पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों। गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत दो ध्रुवीय विश्व में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति का उदाहरण है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो भैया यहां पर इससे आप क्या समझे कि गुट निरपेक्षता है क्या। गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत दो ध्रुवीय देश में शक्ति पुंजों से अलग रहने की नीति। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही क्या होगा 35 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शक्ति पुंजों से तटस्थता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। भारत जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। खुश रहो राकेश यादव। राकेश यादव का आंसर ऑप्शन नंबर बी। पुनीत ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं। दोस्तों भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे 1945। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर होगा। भारत राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से था और भारत वर्ष 1945 से ही राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो 1945 यहां पे सही आंसर हो जाएगा 36 में, ठीक है। अब कुछ लोग 1947 कर रहे हैं आंसर, तो देखिए 1947 आंसर नहीं सही हो, जबकि क्या है कि 2 साल बाद यानी 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 से ही था वो। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर प्रश्न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा ही पेपर आता है, देख लीजिए। करंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, आज कल से कम गलत है, कोई बात, बहुत अच्छी बात है, ये तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, अभयजीत का आंसर आया सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी। राकेश यादव ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। चलो बताओ कौन सा पुरस्कार है जो कि खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। 38 नंबर प्रश्न में सबसे पहले आंसर यहां पर किसका आ रहा है। पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लोग सही कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ये, और यह खेल मतलब प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, खेल में प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, प्रशिक्षण की बात कर रहा है यहाँ पर। खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ। चलो बताओ किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए आंसर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा, वो नहीं तो गलत होगा, सीखोगे सही आंसर, क्वेश्चन पेपर में तो गलत नहीं करके आओगे,
क्वेश्चन पेपर में तो सही करके आओगे ना, गलती होगी तो यहीं पे होगी प्रैक्टिस करने में, अभी तो शुरुआत है। जब शुरुआत में गलती कर रहे होगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, और एग्जाम पेपर में एकदम बिल्कुल 100% सही ठोक के आओगे आंसर। 39 नंबर पे सही आंसर क्या करोगे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आंसर आपका गलत हो गया है, निराश नहीं होना, सही आंसर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो है ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 40 नंबर है। गलती किससे नहीं होती है? हमसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है, जो इंटेलिजेंट है उनसे भी होती है? चलो यहां पर आ जाओ, 40 नंबर क्वेश्चन है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? 40 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे भैया। अभय जीत ऑप्शन नंबर सी, राकेश यादव ऑप्शन नंबर ए। अब देखना है भैया कि किसका आंसर होता है सही, और भी लोग आंसर करें सभी प्यारे भाई बहन। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी आया है 40 पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक माउंट गोमेरी की है, यानी सैयद माउंट गोमेरी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 41 नंबर, यहां पर आपसे पूछा गया है, बताइए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो खाली जगह में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। हालांकि ये बताना है कि ये जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो 41 पर सही आंसर क्या होगा? अभयजीत ऑप्शन नंबर सी, पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर सी। और भी लोग आंसर करिए। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, हाँ ये करंट का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 42 नंबर आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहा संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि भाई संघाई कॉरपोरेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 42 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट होगा, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 43 नंबर क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, बहुत ध्यान से आंसर करिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी गई है आपसे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? 43 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 43 पे ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 44 नंबर है, यहां पर आपसे पूछा गया है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है 44 पे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट होगा 44 में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 45 नंबर है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जीके यानी सामान्य ज्ञान में भी आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे 4 से 5, और जो आपका सब्जेक्ट अगर साइंस है तो वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में भी मिलेंगे। ठीक है, साइंस के देखिए जिनका साइंस स्ट्रीम है उनको साइंस भी करनी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, बाकी 10-10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के होंगे। 45 नंबर पर राइट आंसर, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 45 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म बताइए। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई? आंसर करो जल्दी से। 46 में डीटीपी का फुल फॉर्म, जिनका जिनका आंसर आ रहा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्कुल सही आंसर है। डी फॉर डेस्क, टी फॉर टॉप, पी फॉर पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर है। 47 में आपसे कह रहा है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। मतलब दवा के संरक्षण में और जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर है। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। हाँ, संडे को भी होगी क्लास आपकी, संडे को मॉर्निंग 10 बजे से क्लास होगी, पूरा फुल पेपर कराएंगे। ठीक है, मतलब संडे को क्लास ऐसे होगी आपकी कि मॉर्निंग में आपकी जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें पहले करेंगे हिंदी, फिर जीके, फिर रीजनिंग, और उसके बाद में साइंस मैथ के क्वेश्चन करेंगे, आर्ट वाले भी क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं मैराथन क्लास कुल मिला के संडे को आपकी होगी। 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, मेरे रज्जू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। रंग वर्णांधता, इन जो आंखों में होता है, किस प्रकार का रोग है ये। ये संक्रामक रोग है, उपार्जित है, आनुवंशिक है, ये जन्मजात है। दोस्तों 49 पे सही आंसर हो जाएगा, ये आनुवंशिक है, क्योंकि मैक्सिमम ये आनुवंशिक से ही होता है। रंग वर्णांधता जो है ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए है और आनुवंशिक होता है ये, जेनेटिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए। चीन यात्री फाहियान किसके शासक के समय भारत आया। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन के समय भारत आया था। 50 नंबर पे सही आंसर हो जाएगा आपका 50 में चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हिंदी करेंगे, ठीक है, अब हिंदी करेंगे। हिंदी के 50 प्रश्न करेंगे, और हमारा टारगेट हर साल की तरह इस साल भी वही 50 में 50 प्रश्न का रहेगा, जीके और हिंदी में, ठीक है। बाकी जीके में 50 का टारगेट लेके चलते हैं, तब कहीं जा कर के 35-40 क्वेश्चन जो है ना आपके सही हो पाते हैं पूरे पूरे, किसी किसी के 40-45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो जब टारगेट हम 50 का लेके चलेंगे तभी अचीव कर पाएंगे। और हिंदी में अगर 50 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो आपके 45+ क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। बहुत कठिन नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपको, मतलब जो डेफिनीशन है, जो उसके कंसेप्ट हैं हिंदी के, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगे तो फिर कैसे कर पाओगे आप, हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ। 51 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी से शुरुआत करेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। पता है हिंदी, मतलब पहला पेपर जो होता है, पहला पेपर, फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, लगता है कि सेकंड पेपर में हम ज़्यादा नंबर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग में तो चलो ठीक है, आप 50 में से जो है क्वेश्चन 50 नहीं तो चलो 45 क्वेश्चन सही कर लिए, लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कहाँ से क्या ना पूछ लिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट में ऐसी जगह से पूछ लिया जाएगा कि आपने वो टॉपिक ही ना पढ़ा हो, ये टॉपिक पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछ लिया है ना, या ग्रेजुएशन लेवल का उठा दिया। वैसे 10+2 लेवल का रखते हैं, लेकिन कभी कभी पेपर ऐसा आ जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल का पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही हो पाते हैं कभी कभी, लेकिन सब्जेक्ट हमारा होता है, मैथ वैथ होती है, तो ये होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सही कर सकते हैं, 30-35 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में तो मजबूती ये होती है कि हिंदी है, तो हिंदी में क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है। हिंदी में 50 में से आपने 40-42-45 क्वेश्चन सही कर लिए, 45 क्वेश्चन हिंदी में सही हो गए, और जीके में 30 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये रेशियो लेके हमें चलना पड़ता है, 30-35 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं खुद की बात करूं तो मेरे खुद ही, मतलब फर्स्ट पेपर में ही नंबर ज़्यादा थे, सेकंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। 51 नंबर पर राइट आंसर बताएंगे। अभिसरण का विलोम बताना है।
51 नंबर पे सही आंसर क्या होगा भाई? अभिसरण का जो विलोम होता है वो अपसरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ना कि प्रसारण। अभिसरण का अपसरण होता है, ना कि प्रसारण। ठीक है, और गलती कभी भी हो तो संकोच मत करना कि हमारे आंसर गलत हो रहे हैं, हम आंसर ना करें। ठीक है, गलती होगी तभी सीखोगे। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि अभिसरण का बताइए विलोम क्या है, आपने यहां पर तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया ना। मतलब अगर आंसर आपने किया होता, आंसर अगर आपने किया होता तो आपको याद होता कि हमारा गलत हुआ था और ये एग्जाम में गलत नहीं होगा अब दोबारा, क्योंकि अभिसरण का अपसरण होता है। जैसे आपने एग्जाम में देखा, अरे तो हम पढ़ चुके हैं, इसका ये होगा। तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। अभिसरण का जो है ना विलोम क्या होगा? अपसरण होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 52 नंबर है। 52 पे यहाँ पर पूछा गया है सुषुप्त का सही विलोम क्या है। सुषुप्त का सही विलोम जल्दी से बताइए फटाफट से। सभी लोग आंसर क्या करिए, धड़ाधड़ से एकदम। जैसे क्वेश्चन देखा सुषुप्त, भाई क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सुनना है, तुरंत आंसर करना है। सुषुप्त का विलोम क्या होगा? 52 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। सुषुप्त का होता है जागृत। क्या होता है सुषुप्त का? अरे क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर 52 नंबर है, सुषुप्त का पूछा गया है। सुषुप्त का विलोम क्या होगा 52 नंबर पे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जागृत। क्या होगा? जागृत हो जाएगा, जागृत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, सुषुप्त का विलोम होता है जागृत। 53 नंबर पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा है 53 और 54 में बताइए कि वाक्यों में सही वाक्य कौन सा है। सही वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही और शुद्ध है। अब देखिए एक एक पढ़िए। गलत रविवार को, गलत कह रहे हैं सॉरी, गत रविवार को, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो क्या ये सही है? गत का मतलब होता है जो बीत गया, तो पहला तो गलत हो गया, ये छोड़ो, इसको हटाओ। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, या आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आने सही वाला वाक्य चुनना है हमको कि सही हमारा कौन सा है। तो सही क्या होगा कि आगामी यानी आने वाला रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आने वाले रविवार को, अब आने वाले पता नहीं कौन से रविवार, कौन से वाले की बात कर रहा है आने वाले? आने वाले बोल दिया ना, तो आने वाले तो बहुत सारे रविवार हैं, कोई एक थोड़ी है। आगामी का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट आने वाला रविवार है, जो नेक्स्ट संडे आएगा, उसमें वो मुंबई जाएगा। और पूर्वार्ध की बात कर रहा है तो पूर्वार्ध मुंबई, पूर्वार्ध मतलब पहले होता है। जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर। 54 पे आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, मतलब सही वाक्य क्या होगा। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। तो ये तो सही नहीं है। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, निराकरण नहीं, समाधान सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी, निराकरण नहीं, समाधान सही है। जो सही है तो वही सही प्रयोग करेंगे ना हम लोग व्याकरण की दृष्टि से, फिर वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि उच्चारण उसका सही नहीं निकलेगा। फिर 55 नंबर पे आ जाइए, अर्थ उसका सही नहीं निकलेगा तो फिर मतलब क्या है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए एक शब्द का पता लगाना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा आपने। कह रहा दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राकेश यादव का आंसर देखिए आ गया। पुनीत कुमार बिल्कुल सही आंसर है। काजल गुप्ता बिल्कुल सही आंसर है। दिगंबर बिल्कुल सही आंसर है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 56 पे राइट आंसर बताइए। युद्ध की इच्छा रखने वाला। पुनीत कुमार का सबसे पहले आंसर आया युत्सु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 57 नंबर है। 57 में आपसे पूछा गया है आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द है निम्न में से। आमलक का तद्भव शब्द है निम्न में से 57 पे।
आमलक का तद्भव पूछा गया है, ए सॉरी, आमलक तद्भव शब्द है किसका? आंवला। आमलक का, आमलक एक तत्सम शब्द है और आमलक का तद्भव पूछा गया है तो आंवला करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तिनका। अब तिनका का हमें क्या बताना है? तत्सम रूप बताने, नहीं, तिनका को संस्कृत में क्या कहते हैं? तिनका को संस्कृत में क्या कहते हैं? तिनका का तत्सम पूछा है, और तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। 58 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृण। क्या बोलेंगे? तृण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 59 नंबर है, 59 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब देखो, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, बट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो 59 पे सही आंसर क्या कर रहे हो भाई? पुनीत का गलत हो गया, बाटू पटेल बिल्कुल सही आंसर, प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो 60 नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा? चलो, मनीषा कुमारी आंसर आया, पुनीत कुमार, बाटू, विमला। 60 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक, बिल्कुल सही। देखो, परिश्रमी यानी गुणवाचक होगा, संख्या की बात नहीं कर रहा है तो संख्यावाचक नहीं होगा, मात्रा की बात नहीं कर रहा है परिमाणवाचक नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 नंबर। 61 में आपसे यहां पर ये क्या कह रहा है कि मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मंदिर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? देवगृह, परधाम, परमधाम, परमपद, निर्वाण। तो 61 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवगृह। ये मंदिर का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है तृष्णा। तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। तृष्णा का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा 62 नंबर पे? तो लिप्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो, सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तृष्णा का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, यहां पर कह रहा राजपुत्र में कौन सा समास है? बताइए, राजपुत्र शब्द दिया गया, इसमें कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, समास विग्रह करने पर क्या बनता है? राजा का पुत्र। तो यहां पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ जो निकल के आता है वो प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध होता है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही विकल्प बच रहा है, तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 64 नंबर। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। इसमें कह रहा सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो करवा रहा हूं। 64 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, पुनीत ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद में विमला, निशा, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 65 नंबर पे जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का, भयानक, रौद्र या वीभत्स? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो वीभत्स कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 66 नंबर है। इसमें कह रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होता है?
सूरज को दीपक दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कर रहे हैं, इससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि प्रश्न कैसे आते हैं, कौन कौन टॉपिक से आते हैं और किस टॉपिक में आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अप्रैल में आपकी परीक्षा है, तो अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, तो समय केवल आपको मिल रहा है फरवरी और कौन सा मार्च, 2 महीने मिल रहे हैं। सिलेबस काफ़ी है, पूरा कवर करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। 66 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट कर लेंगे, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। भाई सूरज को दीपक दिखाने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी जो है ना कौन सी है जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 67 पे। कन्नड़ करेंगे, कन्नड़ जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी 67, ऑप्शन नंबर डी। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पर शुद्ध वर्तनी का पता लगाना है। शुद्ध वर्तनी जानते हो ना, व्याकरण की दृष्टि से जो सही और शुद्ध शब्द होता है। निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का पता लगाइए, चयन करिए। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले आंसर यहां पर किसका आ रहा है भाई? भौगोलिक, अभयजीत ऑप्शन नंबर ए, बाटू ऑप्शन नंबर ए, काजल गुप्ता ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 68 में ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, भौगोलिक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर क्वेश्चन, यानी 69 नंबर क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का पता लगाना है। शुद्ध वर्तनी शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लगा रहे हैं, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास मिल रही है। पेपर कैसा आता है? फर्स्ट पेपर जीके हिंदी, हिंदी कर रहे हैं, जीके के 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं डिटेल के साथ में। अब जीके आप लोग कर रहे हैं। जीके 68 नंबर 69 नंबर पे आ जाइए। 68 में आपका भौगोलिक सही है, जो कि शुद्ध वर्तनी वाला हो गया। इसके बाद 69 नंबर पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे पूछा ये गया कि 70 नंबर में बताइए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो सही हो। यहाँ पर क्लियर पेपर नहीं दिख रहा है? काजल गुप्ता बिट, देखो यहां पर क्या करना है प्यारी बहन, ये साइड में आ जाइए। राइट में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो यहां पर आप जाएंगे और वीडियो की क्वालिटी को क्या कर लेंगे? इंप्रूव कर लेंगे 360 पे। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप डिस्प्ले की कॉर्नर पे जाइए, 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे। 3 डॉट पे जाकर के वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, 360 पे कर लीजिए, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। 3 डॉट पे जाइए, एडवांस वाले ऑप्शन में जाएंगे, रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, 360 पे कर लेंगे। अभी आप 144 पे देख रहे होंगे ना, इसलिए आपको ये जो है ना साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं इसी को जूम कर दूंगा तो साफ साफ दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो ये जरूर कर लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि उसमें खाली जगह भी जगाता है। जो स्वावलंबन होता है मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि इसको क्या बनाता है? विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल। तो 70 पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास जगाता है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 71 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि बीड़ा उठाना, इसका अर्थ क्या है? बीड़ा उठाना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम या दृढ़ संकल्प करना। बीड़ा उठाना, इसके लिए सही विकल्प क्या होगा? बीड़ा उठाना, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 71 पे ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ संकल्प करना। बीड़ा उठाने में दृढ़ संकल्प कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया। ठीक है भाई,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया। समझो उसने गढ़ जीत लिया हो, समझो उसने गढ़ जीत लिया, तो गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या है? गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है भाई, जल्दी से बताओ। गढ़ जीत जाना इसका अर्थ क्या है? कठिन कार्य पूरा होना। गढ़ जीत जाना इसका अर्थ क्या है? कठिन कार्य पूरा होना। पुनीत कुमार का सबसे पहले आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 73 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कि ये जो आपको व्यंजन दिए गए ये कैसे व्यंजन है, इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? चलो बताओ, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये प्रत्येक वर्ग में 5वें स्थान पे आते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5वां स्थान होता है इनका, प्रत्येक वर्ग में 5वां स्थान होता है इनका। और इन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं जो प्रत्येक वर्ग में जिनका स्थान 5वां होता है। व्यंजन समझा दें? बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल समझा देंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन की, अगर चलो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं दोस्तों ये का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो ये 2 होते हैं, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पे आने वाला जो वर्ण होता है, 5वें स्थान पे आने वाला वर्ण ये अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि वह आया और मैं चला गया, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? देखो अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। तो सिर्फ 74 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? और। हालांकि और तो हमने पहचान लिया, लेकिन और आएगा किस कैटेगरी में? ये आएगा समुच्चय बोधक शब्द। किसमें आ जाएगा? समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने में। 74 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण है? पहचानिए कालवाचक क्रिया विशेषण। काजल गुप्ता, शाम को क्लास 7:30 बजे से होती है, 7:30 बजे से होती है यूपी टेट की, ठीक है। तो इसमें भी बीएड के लिए आप कवर कर सकते हो। अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो बीएड की तैयारी के लिए आप हिंदी कवर कर सकते हो। इसके बाद में जो आपकी अगली क्लासें होती हैं वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की हैं। जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे तो फैसिलिटी और बढ़ती जाएंगी। अभी क्लासें स्टार्ट हुई है ना, 2-3 दिन हुए तो क्लासें स्टार्ट हुई, सबके पास नोटिफिकेशन धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो रही है। तो सब प्यारे भाई बहन जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। धुआंधार तरीके से यहाँ तैयारी होती है, एकदम जबरदस्ती पढ़ाए जाओगे, समझ लो जबरदस्ती। नंबर 50 में 50 हिंदी में चाहिए तो चाहिए। 9 बजे नहीं बीएड के लिए नहीं, एक्चुअली में वो क्या 9 बजे वाली जो क्लास वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। हालांकि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हिंदी की क्लास होती है, वो हिंदी और जीके की, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कवर अप कर पाओ, जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है। और दिन में क्लासें आपकी 11 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, 11 बजे 12 बजे। और आज साइंस की क्लास होगी तो साइंस के लिए आपको मैंने टाइम बता रखा है कि 1 से 2 बजे के बीच में आपकी साइंस की क्लास होगी। तो 1 बजे मैं कोशिश करूंगा साइंस की क्लास में करवा दूं, ठीक है ना। तो सभी लोग इवेंट जरूर देखते रहा करो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, पीडीएफ वहां से आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाओगे तो वहां से भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, है ना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो देखो कालवाचक, सीधी बात है, कालवाचक जहां पर काल की बात आ जाए वहां समय की बात होगी। और समय की बात यहां पर कौन कर रहा है? भीतर समय की बात नहीं है, यथासंभव समय की बात नहीं है, बारी बारी समय की बात नहीं, आज समय की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर है। 76 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से जो क्या है गलत है उसे अशुद्ध वाक्य कहते हैं। अब यहां पर कह रहा श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। अब भैया सही कौन सा लग रहा है आपको बताओ? 76 में ऑप्शन नंबर सी पुनीत,
निशा यादव ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं भैया किसका किसका आंसर सही होता है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, कंजूसी नहीं। 76 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, बी राइट करोगे, मेरे ऊपर कृपा करें। ये सही है, अशुद्ध है ये, मुझ पर कृपा करें। इसका सही क्या होता, मुझ पर कृपा करें। ठीक है, मेरे ऊपर कृपा ना करें, मुझ पर कृपा करें, ये सही होता है यहां पे। ठीक है ना, तो ये गलत है वाक्य, ये गलत है। अगला क्वेश्चन यहां पर मिश्र वाक्य की पहचान करनी। देखो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, आती भी होगी आपको। अब यहां पर फटाफट से ये बता डालिए कि 77 नंबर क्वेश्चन में मिश्र वाक्य कौन सा है। जल्दी से बताइए। निशा ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, निशा यादव। पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं होगा ये। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि दो वाक्यों से मिलकर के बना हुआ है और कोई भी समुच्चय बोधक शब्द से नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ जाता तो फिर वहां पर वो संयुक्त वाक्य कहलाता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। अच्छा ये बताइए आप सभी लोग कि 11 बजे जुड़ने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 बजे आप लोग क्लास ले पाते हो ना अच्छे से। 11 बजे से जो आपकी बीएड की क्लासें हो रही हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप लोग जुड़ पा रहे हो ना अच्छे से, बीएड की क्लास अटेंड कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम जैसे पिछले वर्षों में रहा है वही टाइम है इस बार भी, टाइम में कोई हमने बदलाव नहीं किया। हालांकि पिछले वर्ष में एक क्लास हमें बढ़ानी पड़ी थी, तो फिर हमें 10 बजे से हमने क्लास कर दी थी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब लोग ज्वाइन कर लोगे ना टाइम से 11 बजे। और संडे को हम पूरा पेपर कराएंगे। एक बार कमेंट तो कर दिया करो सब लोग, इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, इतनी कंजूसी कमेंट करने में। ऐसे लगता है जैसे पैसा मांग लिया आप लोगों से। बता तो दो कम से कम कि हाँ ज्वाइन कर लोगे 11 बजे, कोई दिक्कत नहीं है ना। शिवांगी, मनीषा, काजल गुप्ता नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम से क्लास हो पाएगी ना आप लोगों की 11 बजे। अरे इतना तो फास्ट हम करवाते हैं, कहीं इतना फास्ट आपको क्लास नहीं मिलती होगी जितना फास्ट हम करवा देते हैं। 8 बजे क्लास होती तो है भाई, 8:30 बजे वाली जो क्लास है ना वही 8 बजे तक चलेगी, मतलब 8 बजे के और आगे तक चलेगी वो। तो कोशिश करो 7:30 बजे, क्योंकि मालूम है सिर्फ 7:30 बजे हमने क्लास क्यों रखी है, क्योंकि 7:30 बजे अगर स्टार्ट हो जाएगी ना क्लास तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आप लोग प्रयास करो थोड़ा सा 7:30 बजे ज्वाइन करो, 7:30 बजे, है ना। धीरे धीरे हम उसको कर देंगे, 8 बजे कर देंगे क्लास, क्योंकि अभी थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू आ रहा था ना, इसलिए उसको 7:30 बजे स्टार्ट करनी पड़ी। हालांकि 8 बजे कोई क्लास नहीं हो रही है, फिर 9 बजे से क्लास होती है, 10 बजे से क्लास होती है। अच्छा कोचिंग टाइम है, चलो ठीक है हम चेंज कर देंगे उसको 8 बजे, कोशिश करेंगे 8 बजे कर दें, है ना। शिवांगी भी बोल रही है 8 बजे स्टार्ट करिए, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई, चलो यहां पर आ जाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित मतलब क्या होता है कि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ना। तो 78 पे राइट आंसर पहचानो, सुरेश। 78 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश। मनीषा कुमारी क्या लिखा हुआ है 10 बजे के, क्या लिखा समझ नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे 79 पे। इसमें कह रहा है कि गर्व शून्य शब्द, गर्व शून्य शब्द
में समास बताना है। गर्व शून्य, गर्व से शून्य, तो यहां पे देखिए तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा 79 पे। तो गर्व से शून्य बोला मैंने, तो से किसका प्रसर्ग होता है, कर्ण का। किसका प्रसर्ग होता है, कर्ण का। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुनीत कुमार, अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है, जैसे समास पढ़ना है मान लीजिए, ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी हमें शुरुआत से करना है, तो शुरुआत से हमने 2 क्लासें अभी दी हैं। एक भाषा और व्याकरण को लेकर के क्लास कराई है मैंने और दूसरी क्लास मैंने वर्णमाला को लेकर के करवाई है। तीसरी क्लास मैंने शब्द को लेकर के करवा दी है। 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक करवाते चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी लोगों की संख्या कम है, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब संख्या बढ़ रही, इधर हम क्वेश्चन पेपर अभी करवा दे रहे हैं, तो आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर पहले से मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में जानकारी हो जाएगी कि कैसे कैसे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत हाई लेवल नहीं जाना, बहुत लो लेवल भी नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, थोड़ा सी जानकारी है तो ठीक है काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जानकारी हमें पूरी रखनी है, हाई से लो लेवल मतलब बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक पढ़ाई कर लेनी है अच्छे से, कि आगे हमें केवल और केवल रिवीजन ही करना रहे, ठीक है। बाकी एक एक टॉपिक में करवाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप डेली क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लगता है कि ये टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में क्लासें पड़ी हुई हैं, बाकी मैं करवाता रहता हूँ, सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना, तो प्रैक्टिस में ही सारी चीज़ें समझ जाओगे। बाकी मैं टॉपिक वाइज क्लास आपकी 11 बजे से चला तो रहा हूँ, 11 बजे से चलेगी। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं 2-3 दिन चलाऊँगा, उसके बाद मैं फिर से वही जो टॉपिक वाइज क्लासें हैं वो कंटिन्यू कर दूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सबज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या है। सबज बाग दिखाना 80 नंबर पे सही आंसर बताएंगे। सबज बाग दिखाना सही, सबज बाग दिखाना इसका अर्थ क्या है। तो 80 नंबर पे राइट आंसर देखो राकेश यादव ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। 80 पे ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं बी सही है, ठीक है। लालच देकर बहकाना, सबज बाग दिखाना लालच देकर बहकाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर है। 81 नंबर पे आ जाइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, कौन सा संधि विच्छेद सही है। ग्यारह बजे सही है मनीषा कुमारी, 11 बजे से ही क्लास है। 11 बजे से आपकी जो है हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है ना। तो अभी मैंने 2-3 दिन आपको कल पेपर कराया, आज फिर पेपर करा रहा हूँ, तो पेपर भी 2-3 दिन कराऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर पेपर। फिर उसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लास आपकी कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और 12 बजे से आपकी जो क्लास है ये रीजनिंग की टॉपिक वाइज है। चलिए यहाँ पर 81 नंबर में आपसे कह रहा है कि संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो 81 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरधन अरि, त्रिपुरारी, त्रिपुरधन अरि, त्रिपुरारी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है पंचानन। अब देखो पंचानन में कौन सा समास है। मैंने आपको बताया कि समास कैसे पहचानना है, अभी समझना। क्वेश्चन आपके सामने, समास कैसे पहचानना है समझना। देखो यहाँ पर पंचानन बोला, अब पंचानन बोला तो आपके दिमाग में बात आई कि भाई पंचानन ऐसा तो नहीं द्विगु समास हो, क्योंकि पूर्व पद यहाँ पर संख्यावाची माना जाता है। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची माना जाता है तो द्विगु समास भी हो सकता है। कर्मधारय नहीं है, क्योंकि कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण और विशेष का संबंध दिखता है। जहाँ पर विशेष विशेषण आपको मिल जाए, विशेषण विशेष, वहाँ पर जैसे कमल नयन हो गया है, ऐसे प्रश्नों में अब बहुवरी नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है यहाँ पे। कर्मधार भी नहीं होगा। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची है, पंच हो सकता है ये। अब लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ निकल के आता है, जिसका अर्थ निकल के आता है तो वहां पर बहुवरी समास होता है। जिसका अर्थ निकल के आता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, बहुवरी समास होता है, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन में पंचानन, अब पंचानन का अर्थ यहां पर क्या निकल के आएगा, 5 हैं आनंद जिसके, आएगा निकल के 5 आनंद, यानी जिसके, अर्थात यहां पर पंचानन का जो अर्थ निकल के आता है वो शिव आता है। तो यहां पर कोई पद प्रधान नहीं है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि पंच दिया है, लेकिन द्विगु समास नहीं करेंगे क्योंकि पंचानन का अर्थ जो निकल के आ रहा है, विशेष अर्थ जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, शिव।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा अन्य पद अर्थ विशेष प्रकट करता है या विशेष अर्थ प्रकट करता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। पंचानन का समास विग्रह होगा, 5 आनन हैं जिसके, अर्थात शिव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 83 नंबर क्वेश्चन है, 3 13 करना। इसका अर्थ क्या? ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया, 3 13 करना 3 बार पूछा गया है प्रश्न ये। इसका अर्थ बताना, 3 13 करना। दोस्तों 3 13 करना यानी जैसे को तैसा, बिल्कुल गलत है। गुस्सा करना बिल्कुल गलत, पूरी तरह से फट जाना ये भी बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा? पृथकता की बात करना। 3 13 करना यानी पृथकता की बात करना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 84 नंबर आपके स्क्रीन पर। 84 नंबर में आपसे ये कह रहा कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है, बताइए 84 नंबर पर राइट आंसर क्या होगा? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का सही अर्थ हो जाता है असंगत बातें करना। असंगत मतलब शादी का गीत गाना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जश्न मनाना भी नहीं होगा, निचले स्तर की बातें करना नहीं, असंगत बातें करना, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है देव्यर्पण। देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा निम्न में से? देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? 85 पे, 85 पे देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद हो जाता है देवी धन अर्पण। क्या होता है? देवी धन अर्पण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये दिख रहा है ना, बी, देवी धन अर्पण, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और संधि यहाँ पर कौन सी है? तो यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी संधि है यहाँ पे? यण संधि है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पुस्तकी है। अब पुस्तकी शब्द में प्रत्यय पूछा गया है आपसे। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आखिरी में अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पुस्तक में क्या जुड़ा है कि पुस्तकीय बन गया है? पुस्तक में क्या जुड़ा है कि पुस्तकीय बन गया है? बताओ जल्दी से, पुस्तक में क्या जुड़ा है कि पुस्तकीय बन गया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बड़ी ई और या, ई, बड़ी ई और या। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 87 नंबर है। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? मतलब संज्ञा का प्रकार, मतलब ये स्वतंत्रता जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है, गुणवाचक संज्ञा शब्द है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका? 87 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुनीत कर रहे हैं। देखते हैं भाई किसका किसका आंसर सही होता है, और भी लोग आंसर सही करिए फटाफट से। 87 पे राइट आंसर देखिए, स्वतंत्रता कैसा है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 88 नंबर आपके स्क्रीन पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम्हें, ये नहीं होगा। अन्य पुरुष में आता है वह, यह, ये भी नहीं होगा। उत्तम पुरुष हो जाएगा राइट आंसर मुझे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 89 नंबर है। इसमें कह रहा है कि विशेषण वह विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? चलो बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन दी गई है इसमें, अब डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे कहते क्या है। 89 पे राकेश यादव, क्रिया विशेषण, क्रिया यहां पर कहां से आ गई? देखिए भैया कौन आंसर सही मार रहा है फटाक से। जोश जोश में सब लोग गलत कर रहे हैं, क्या बताएं हम। हे भगवान, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? अभी तो बताए हुए थे हम आपको कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या करते हैं? परिविशेषण करते हैं। बट यहाँ पर विशेषण की विशेषता नहीं बतानी है, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताते हैं विशेषण, तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं।
प्रीविशेषण कब होता है? प्रीविशेषण ये तब होता है जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है। बट यहां पर क्या कह रहा है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। इसे बोलते हैं विशेष। नहीं समझे? भी समझ आई बात की नहीं आई? जल्दी से कमेंट मारो फटाक से। बात मेरी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? नहीं आई या आई? क्रिया की बात नहीं कर रहा है तो क्रिया विशेषण का तो नामो निशान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिया की बात ही नहीं कर रहा है। नहीं आई समझ में? शिवांगी कह रही है नहीं आई है सर। हे भगवान। बेटा देखो यहां पर मैंने जैसे आपसे बोला, मैंने जैसे बोला यहां पर विशेषण क्या है? यहां पर विशेषण क्या है? छोटा सा हमने एक वाक्य लिखा है, गाय काली है। विशेषण यहां पर क्या है? काली है ना, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बोल देते बहुत काली है, तो काली तो विशेषण हो गया। बहुत काली है तो बहुत जो है ये काली की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीविशेषण, ठीक है। लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? इसकी गाय की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता किसकी बताई जा रही है बेटा? विशेषता बताई जा रही है गाय की। और गाय कैसा है? संज्ञा शब्द है। इसमें यही पूछा गया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे हम यहां पे लिखें काली गाय, तो यहां पर देखो विशेषण क्या है? ये काली विशेषण है, ठीक है। गाय संज्ञा या सर्वनाम तो है, लेकिन इसको बोलते क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेष, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। बोलिए भैया, आ गया समझ में सबको अच्छे से? आगे क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 90 नंबर है। इसमें कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? नाइन्टी नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? इन्हें कहा जाता है साधित सकर्मक धातु। इन्हें क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रेम वाटिका जो है ये किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है?
91 पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, रसखान। रसखान ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। 92 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अलिका शब्द का अनेकार्थी नहीं है? निम्न में से कौन ऐसा शब्द है जो कि अलिका अनेकार्थक नहीं है? हाँ बेटा डाल देंगे, ठीक है। 92 पे राइट आंसर आप लोग करिए, ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे, रूपसी। ये अलिका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, ता था दाधा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है? ता था दाधा सा इनका उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से, ठीक है। और मूर्धा की अगर बात करेंगे तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण जो होते हैं वो टा वर्ग के होते हैं। तालु की बात करेंगे तो चा वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 94 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? 94 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, नदी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 95 नंबर है, इसमें कह रहा है सप्तऋषि इससे बनी संधि है। सप्तऋषि इससे बनी संधि है। सप्तधन ऋषि इससे बनी जो संधि है वो उसे क्या कहते हैं? गुण संधि बोलते हैं, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गुण संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुण संधि बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संदर्भ में पत्र लिखा जाएगा किसको? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाएगा किसको? किसको पत्र लिखोगे? तो ये पत्र किसको लिखा जाएगा भाई? ये लिखा जाएगा जिलाधिकारी को पत्र, ठीक है। 96 वाला ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना? जल्दी से बता डालो फटाफट से। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। - 97 पे सही आंसर क्या होगा? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। और ये एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो कि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो देखिए, सूरदास, नंददास और कुंभन दास ये अष्टछाप के कवि हैं। रैदास अष्टछाप का कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 99 नंबर। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है 99 में? अपादान कारक का मतलब समझिए पहले। अपादान कारक में परसर्ग होता है से, और ये प्रयोग होता है अलग होने की सिचुएशन में, ठीक है, अलग होने की सिचुएशन में। तो यहां पर देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आंगन, 25, ईर्ष्या, मुश्किल। हंड्रेड नंबर पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आंगन ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध है, बाकी ये शुद्ध सारे दिए, यही अशुद्ध। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा यहाँ पे। चलो अब रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग के प्रश्न कैसे आएंगे पेपर में आपके, ठीक है। गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न रीजनिंग के। देखो यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़ लिया करो कि निर्देश में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करोगे आप।
तो करने के तरीके पहले आपको देखने हैं कि क्या ये बताइए यहाँ पर दिए गए अक्षरों का संबंध इससे निकल के आ रहा है। अगर निकल के आ रहा है तो फटाफट से आप आंसर निकाल लोगे। अगर निकल के आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए देखिए यहाँ पे एस है, एस कौन से नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 19वें नंबर पे। ओ कौन से नंबर पे आता है? 15वें नंबर पे। यानी डिफरेंस यहाँ पर देखोगे तो 4 जोड़ने पर 15 बनेगा, 19 में 4 जोड़ने पर, यानी एस में 4 जोड़ा तो ओ बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये के है, तो के की अगर बात करोगे तो के आपका 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला अक्षर आएगा 11 में 4 जोड़ने पर 15 बनेगा, और 15वें नंबर पे कौन आता है? ओ। तो ओ तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, सॉरी माइनस करना है, गलत लिख दिया मैंने, कहाँ ध्यान, एक सेकंड, माइनस करना थी, माइनस करने पर आएगा ना, माइनस 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 4 माइनस करने पर 15 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 7 बनेगा, और 7वें नंबर पे कौन आता है? जी। अब जी तो आपको हर जगह मिल रहा है, फिर क्या करोगे भाई? जी सभी जगह मिल रहा है, तो आप एक काम करो कि आखिरी वाला अक्षर मैच नहीं कर रहा है तो आखिरी वाला अक्षर ले लो, क्योंकि हमें जल्दी आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ये क्यू है, क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे। ये एम है, कौन से नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या किया इसने? -4 किया। ऐसे ही आई को देखोगे, यहाँ पर तो जी मिल गया, आई को देखा तो 90 नंबर पे। अब 9 में क्या करना पड़ेगा? -4। -4 अगर आप 9 में कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है 5, और 5वें नंबर पे कौन आता है? ई। तो ई वाला एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी, इसी को ठोको। सर सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा? सरकारी, देखिए सरकारी कॉलेज के लिए ये मान के चलिए कि आपके नंबर 230 प्लस होने चाहिए, मतलब 250 प्लस का टारगेट करिए आप। ठीक है, 250 प्लस का टारगेट करेंगे तब कहीं जा कर के आप अचीव कर पाएंगे, मतलब 250 प्लस ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, इनमें कंपटीशन बहुत मतलब इनका कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। और हर साल की अगर बात की जाए तो 6.5-7 लाख के आसपास फॉर्म भरता है, जिसमें से 6 लाख बच्चा, पिछली बार 6.5 फॉर्म भरा गया, 6 लाख बच्चा गया पेपर देने। पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था, 5.5 लाख फार्म भरा 5,80,000 85,000 के आसपास, है ना। तो 5,30,000 के आसपास बच्चा गया था। सीटें कितनी होती हैं? सीटें होती हैं 2 लाख प्लस सीटें हैं। हाँ एनसीसी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ईडब्ल्यूएस है तो 10% आरक्षित सीटें मिल जाएंगी। ठीक तो है, सही है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ईडब्ल्यूएस, अब तो सभी लोग ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनके पास ईडब्ल्यूएस है। तो ये समझ लीजिए कि एनसीसी अगर है बी का तो 10 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए, 10 नंबर तो मिल ही गए। लेकिन ये मत सोच के चलो कि हमको 10 नंबर फ्री के मिलने तो हम पढ़े नहीं, पढ़ लो अच्छे से तो नंबर सरकारी कॉलेज आपके ही एरिया का मिल जाएगा। जब आपके ही पास का सरकारी कॉलेज मिलेगा तो सबसे पढ़ाई आसान हो जाएगी, आने जाने का पैसा बचेगा और आपको मतलब सारी सुविधाएं अच्छे से मिलेंगी, फीस भी कम लगेगी, बीएड भी आपका अच्छे से हो जाएगा। 400 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। बीएड में एनसीसी नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बीएड में आपको नंबर, बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में एनसीसी अगर आपने कर रखा है या नेशनल गेम्स सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आपको मॉक टेस्ट में 200 आ रहा है। हाँ तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं 200 आ रहा है, हाँ तो प्रयास करिए कि और अच्छे आपके नंबर आए। 250 प्लस जाइए, 250 प्लस जाइए। अभी से शुरू करेंगे तो आने लगेंगे। अभी ये सिचुएशन है, अभी आपके 200 आ रहे हैं तो अब टाइम अच्छा मिल रहा है, अच्छे से आप निकल जाओगे। देखिए छूट कोई नहीं है ओबीसी में भी, है ना। ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनको 10% आरक्षित कर दी गई हैं सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में।
बाकी कंपटीशन तगड़ा है, अच्छे से मेहनत करो, निकालो। हम तो कह रहे हैं 250 का टारगेट लेकर के चलो, अगर अचीव कर लिया तो सरकारी सीट मिलने में आसानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 230 में सरकारी सीट नहीं मिलती है, 220 में सरकारी सीट नहीं मिलती है ना, 220 में भी मिलती है, 190 में भी सरकारी सीट मिलती है। तो ये सभी हथकंडे बाद में अपनाए जाएंगे, सब बताएंगे कैसे क्या मिलती है, कैसे क्या करना होता है। कुछ तो किस्मत पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई, अप्लाई कर दिया आपने, वहाँ पर सीटें थी, आपको मिल गया। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो साइंस स्ट्रीम की जाती है। साइंस स्ट्रीम में क्या होता है ना कि स्टूडेंट भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीटें भी रहती हैं लगभग। और आर्ट में जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं इनकी कट ऑफ कम रहती है, आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वालों की। एग्रीकल्चर और कॉमर्स की सीटें कम होती हैं और इनकी सीटें बराबर होती हैं दोनों की, साइंस और आर्ट की। हाँ हाँ, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन आते हैं यूपी बीएड में, और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 400 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, और जो सीटें हैं वो 12,000 सीटें हैं। देखो गवर्नमेंट सीट जो है, गवर्नमेंट सीट की बात करें तो गवर्नमेंट सीट जो है वो 12,000 है आपकी। ठीक है, और अगर बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उसकी सीटें हैं 10,000 प्लस। पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, और टोटल सीटें आपकी 2 लाख प्लस सीटें हैं। 2,20,000 प्लस सीटें। हर साल सीटें बढ़ती हैं, उसके लिए निश्चिंत रहो, लेकिन हर साल बच्चा भी बढ़ता है, फॉर्म भी खूब भरे जाते हैं। अब तो फॉर्म फीस कम हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले तो फॉर्म लगती थी 1,500 रुपये फीस, अब फीस कम हो गई है। देखिए सरकारी कॉलेज में खर्चा नहीं आता है, वो समझ लो फ्री में आपका बीएड हो जाता है। मैं बोलता नहीं हूँ फ्री में बीएड, फ्री में बीएड, फ्री में सीट, मतलब फ्री का बीएड समझ लो, सरकारी कॉलेज मिलना, फ्री का बीएड होना। स्कॉलरशिप आ गई तो पॉजिटिव रहोगे, और फीस गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नाम मात्र फीस लगती है। 7,000 फीस लगेगी, नहीं तो 5,000, नहीं तो ऐसी, मतलब मैक्सिमम समझ लो कि 12,500 फीस है मैक्सिमम। हाँ, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें एक दो इक्का दुक्का वाली जो है जिसमें 21,000 फीस है ना। बाकी सभी में फीस जो है 2,500-3,000 से शुरू होती है, 3,000 से लेकर के और 12,500 तक फीस है। सब गवर्नमेंट की अलग अलग फीसें हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की अलग अलग। बिहार बीएड में, हाँ बिहार बीएड में बढ़िया अच्छा खासा निकल जाएगा बिहार बीएड में। हाँ बिल्कुल, तैयारी करिए भीषण तरीके से एकदम। चलो ये समझ गए ना कैसे करना। जल्दी आंसर निकालने का तरीका यही होता है। यहाँ पर इसमें देखो क्या कर रहा था, -4 कर रहा था तो आपका O बन रहा था। यहाँ पर देखो K में -4 किया तो J बन गया, I में -4 कर दिया क्योंकि हमने Q में यहाँ पर -4 किया तो M बना, तो I में -4 करोगे तो यहाँ पर E बनेगा। तो हमें आंसर मिल गया ये D वाला। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। और सबसे कम फीस होती है जो गर्ल्स कॉलेज होते हैं, गर्ल्स कॉलेज में सबसे कम फीस होती है। यहाँ पर आ जाएंगे भाई, देखो ये एक पेयर दिया गया, एक ये पेयर दे दिया गया, तो ऐसे ही देखिए भाई इनमें क्या है कि 11 का गुणा कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, और इसमें क्या किया, 10 का गुणा कर दिया तो ये बन गया। ऐसे ही 15 में क्या किया हमने, 15 से गुणा कर दिया तो 225 बन गया। और 15 में हमने क्या किया, यहाँ पे 10 का गुणा करने पर तो ये नहीं बनेगा। फिर क्या करोगे, फिर लॉजिक यहाँ चेंज करना पड़ेगा। लॉजिक ये चेंज करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर 10 का गुणा तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस कर दिया 11। जब -11 करोगे तो 110 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, इसमें गुणा तो 15 का कर दिया आपने, लेकिन ये कैसे आया 210, तो -15 करोगे 210 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए कि 18 में गुणा 18 से जब करते हैं तो 324 मिलता है, और यहाँ पर -18 करेंगे तो 306 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, जल्दी से, बस फिनिश होने पर है क्लास, क्लास आपकी फिनिश होने पर है, तो फटाफट से उसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन का है, वर्गीकरण परीक्षण का, जो कि मैंने चैप्टर आपका करवा दिया है। स्वप्न, वास्तविकता, अपोजिट है। तर्क संगत के लिए हमें कौन सा विकल्प निकालना पड़ेगा? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प जिस प्रकार से पहले से संबंधित है उसी प्रकार से कौन सा विकल्प है जो तीसरे से संबंधित होगा वही संबंध स्थापित करेगा। तो तीसरे नंबर पे सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाता है? तर्क संगत मिथ्या। क्या करोगे? मिथ्या करोगे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस श्रृंखला में एक संख्या गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या है जो कि गलत है? पता लगाइए, उसका आंसर बताइए चौथे नंबर प्रश्न में। दोस्तों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, यानी यहां पर क्या कर रहा होगा, देखा जाए तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो फिर 4 का डिफरेंस है, फिर आगे निकालोगे तो यहां पर आपका 12 हो जाएगा, फिर आगे डिफरेंस निकालोगे तो इस प्रकार से आपको 14 मिलेगा यहाँ पे। तो चौथे नंबर पे डिफरेंस निकाल के करो आप। डिफरेंस निकाल के करोगे तो आंसर आपको छठे से मिलेगा। तो डिफरेंस चलो निकालते हैं भाई। यहाँ पर डिफरेंस निकाला, 26 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आपको मिला 22 का। यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर डिफरेंस आपको मिला 18 का। यानी यहाँ पर 4 का अंतर चल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कितने का मिला? 14 का। 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंस अगर मतलब निकालते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 6 और 18, तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 12 आ रहा है। और यहाँ पर आपको क्या मिला था? 14। भाई इनके बीच में डिफरेंस देखोगे तो 4 का डिफरेंस है ना, इनके बीच में 4 का डिफरेंस चल रहा है, इधर भी 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 12 और 14 डिफरेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 का होना चाहिए। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? 10। जब 18 में से 10 माइनस करोगे तो यहाँ क्या बनेगा? 8 हो गया। देखो 4 का डिफरेंस, 14 और 10 में 4 का डिफरेंस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आगे यहाँ पर आओगे तो 6 बनेगा, और 6 और 10 में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो गलत संख्या है वो क्या है? 6। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया? फिर से देख लो। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 12 का है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? आगे से अगर देखोगे, पीछे से करोगे तो जल्दी होता है। पीछे से क्वेश्चन पीछे से उठाया करो। जैसे यहाँ से उठाया 26 का डिफरेंस है, यहाँ पर किया 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखा तो आपको मिल गया 14 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखते हुए चले आ रहे हो कि डिफरेंस तो हमें यहाँ पर 4 का मिल रहा है ना, इनके बीच में जो अंतर है उनके बीच में 4 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर लेकिन 4 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये गलत हो गया। यहाँ पर होना कितना कितना चाहिए? 10 होना चाहिए। 4 का डिफरेंस आ गया। अगर यहाँ पर 10 होगा तो 18 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए? 8। जब यहाँ 8 बनेगा, जब यहाँ 8 बनेगा तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 का। अब देखो यहाँ पर मिल गया आपको 4 का डिफरेंस मिल गया। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। 5वां नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहां पर भी गलत संख्या का पता लगाना है। देखिए ये जो संख्या दी गई है इसमें दिए गए अंकों का योग कितना आएगा? दिए गए अंकों का योग यहाँ पर आ रहा है 10। यहाँ पर भी दिए गए अंकों का योग कितना आ रहा है? 10। यहाँ पर दिए गए अंकों का योग कितना आ रहा है? 6। यहाँ पर दिए गए अंकों का योग कितना आ रहा है? लेकिन इस प्रकार से नहीं हो रहा ना, ये कर लो। ये दिए गए
इस संख्या में दिए गए आखिरी मतलब आखिरी के जो दो अंक आपको दिख रहे हैं 4 और 1, इनका योग करोगे तो कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ऐसे ही इनका योग करोगे तो भी 5 मिल रहा है, इन दोनों का योग करोगे तो कितना मिल रहा है? 3। इन दोनों का योग करोगे तो 4 और 3 मिलकर के क्या बना रहा है? 7। 9 और 5 मिलकर के क्या, 4 और 5 मिलकर के 9 बना रहा है, ठीक है। 6 और 1 मिलकर के 8 नहीं बना पाएगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो, इन ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 5। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 5। 1 और 2 मिलकर के 3 बना रहा है। 4 और 3 मिलकर के 7 बना रहा है। 4 और 5 मिलकर के 9 बना रहा है। 1 और 6 मिलकर के 7 बनाएगा, ना कि 8। तो ये वाला जो विकल्प है सी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है जो संख्या सही नहीं है उसका पता लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ, ये मैंने टॉपिक रीजनिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, जो करवा रहे हैं ना। 3 क्वेश्चन भी आपने पहले किए, फिर से वही क्वेश्चन देखिए आ गए 6-7, है ना। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपकी क्लासिफिकेशन से आने ही आने हैं। टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर क्लास लेते रहें। खेल कहाँ होता है? मैदान में। सिनेमा कहाँ होती है? सिनेमा स्क्रीन। नाटक मंच में होता है। रबड़ मिटाना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑड वन हो जाएगा। मतलब देखो, खेल मैदान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। सिनेमा को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, ठीक है। नाटक का प्रदर्शन मंच में होता है, ठीक है। लेकिन रबड़ का प्रयोग कागज पर होता है, मिटाना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगी? 7वां नंबर क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि बताइए इसमें से ऑड वन विकल्प कौन सा है? कौन सा एक युग्म ऐसा है जो कि तीनों से बिल्कुल अलग है? 7वें नंबर पे देखिए, इनका योग करेंगे अंकों का तो 5 बनेगा, इनका योग करेंगे तो भी 5 बनेगा, इनका योग करेंगे तो 8 बनेगा, इनका योग करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। इनका योग करेंगे तो 10 बनेगा, इनका योग करेंगे तो 10 बनेगा, इनका योग करेंगे तो 6 बनेगा, इनका योग करेंगे तो 11 बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7वें में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी में आप देख रहे होगे, ए में तो अंकों का योग 5 बना रहा है, 5 बना रहा है। फिर बी में देखोगे तो 8 बना रहा है, सी में देखोगे तो 10 बना रहा है, डी में देखोगे तो 6 और 11। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 8वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 8वें नंबर पे सही आंसर बताना है आपको। 8वें नंबर पे सही आंसर कह रहा है एम पी का पुत्र है। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको। एम जो है वो पी का पुत्र है, तो हमने क्या किया? एम प्लस लगा दिया। क्यों? प्लस का मतलब है कि पुरुष है, ठीक है। माइनस लगाएंगे तो स्त्री है। एम जो है पी का पुत्र है। पी कौन है? माता है, पिता है, पता नहीं। अब कह रहा है क्यू पौत्र है ओ की। क्यू पौत्र है ओ की। पौत्र मतलब जानते हो ना? पौत्र नहीं, सॉरी, पौती। ओ की, तो ओ कौन होगा? ये तो दादी है, बाबा। कोई नहीं, आगे आ जाओ। जो पी का पति है, तो क्यू कौन हो गया? पी का पति, तो ये कौन हो गई? माता, ठीक है। और क्यू पौती है ओ की। नहीं, एक सेकंड, यहां पर क्यू नहीं रखना है, यहां पर ओ रखना है, क्योंकि ओ की जो पी का पति है, ठीक है। तो ये पी का पति ओ हो गया, और माइनस कर देंगे पी में, पी माता हो गई, और क्यू इसकी पोती हो गई ओ की। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम की ये कौन है? मां। और मां के कौन है? ये पति। तो मां के जब पति हैं तो कौन हो गए? एम के पिता। तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र होगा। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 8वें में, ठीक है। ये केवल कंफ्यूजन के लिए था, पौती यहां पर बता दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। ये इसका कोई मतलब, कोई यूज नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा लड़कों की एक पंक्ति में, अगर लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वें स्थान पे, अमर जो है बाएं से यानी आपके लेफ्ट हैंड से 7वें स्थान पे है कौन? अमर। और विवेक दाएं से, और विवेक जो है आपके राइट साइड से 12वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 12वें स्थान पे। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं,
यदि वे अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं, ध्यान देना, यदि वो अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। विवेक आ गया अमर के स्थान पर, अमर आ गया विवेक के स्थान पे। बदल लेते हैं जब अपना स्थान, तो अमर बाएं से, अमर जो है वो लेफ्ट हैंड से 22वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हमें ये पता है कि अमर का स्थान यहाँ से राइट साइड से 12वां है और लेफ्ट साइड से 22वां है। तो हम यहाँ पर अमर को टारगेट करेंगे और पंक्ति में कितने लोग हैं ये निकाल लेंगे फटाक से। ठीक है, तो 22 प्लस 12 माइनस 1, 22 प्लस 12 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, 34 माइनस 1 करोगे तो आंसर आएगा 33। ऑप्शन नंबर सी 9वीं पे। -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया क्योंकि अमर को हमने दोनों तरफ से लिया हुआ है ना, लेफ्ट से लिया तो 22वें स्थान पे है, राइट से लिया तो 12वें स्थान पर है। तो 12 और 22 प्लस करेंगे तो अमर हमने 2 बार काउंट किया, इसलिए 1 बार माइनस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर, आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, 10वें नंबर पे। तो ध्यान दो भैया, इम्पेसिव दिया गया है, वी हमारे पास नहीं है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। वी हमारे पास नहीं है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। वी हमारे पास नहीं है इसलिए इसको नहीं बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, हाँ भाई है, एक क्वेश्चन और है 11वां नंबर, कर लो जल्दी से। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, यानी क्रम से लगाना, छोटे से बड़ा हो सकता है या फिर वो पद के अनुसार हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे कार्य करना है, सुनना है, अवलोकन करना है, निर्णय करना है, विश्लेषण करना है। तो यहां पर देखिए जब क्रम से लगाओगे एक सार्थक क्रम है तो किस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे। तो पहले क्या होगा, अवलोकन करना, दूसरे नंबर पे आएगा सुनना, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आएगा विश्लेषण करना, चौथे नंबर पे आएगा कार्य करना और 5वें नंबर पे आएगा निर्णय करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, एक सेकंड, कार्य करना बाद में आएगा, पहले निर्णय करना फिर उसके बाद में कार्य करना, चौथे नंबर पे ये निर्णय करना और 5वें नंबर पे कार्य करना। यानी कुल मिला के यहां पर क्या बन गया, 4 2 3 5 1। देखो 4 2 3 5 1 ऑप्शन नंबर बी। पहले अवलोकन करना, फिर सुनना, फिर विश्लेषण करना, फिर निर्णय करना, फिर उसके बाद कार्य करना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये आखिरी क्वेश्चन था, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से जा सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी समय समय पर। ठीक है, जय हिंद सभी को। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं जो कि साइंस की क्लास होगी आपकी 2 बजे से।